नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बातचीत करेंगे ड्रग एडिक्शन पर। ड्रग एडिक्शन जो है युवाओं को कैसे जो अंदर से खोखला बनाता जा रहा है, कैसे उनके कैरियर को बर्बाद करता जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और यहाँ तो ये बोले कि युवा चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा जी को। नमस्कार। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हम लोगों का ये होगा कि सर, ये युवा इतने ड्रग एडिक्शन की चपेट में इतनी तेजी से क्यों आ रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि अब जो युवाओं की स्थिति है जो कोरोना काल के समय देखने को सामने आई, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे रीजंस ऐसे पैदा हुए जिसमें पढ़ाई से लेकर के, घर के माहौल से लेकर के, साथ में जो हॉबीज़ का छूट जाना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम दे करके इस तरह के रास्तों को पकड़ना जहां आप आसानी से अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस कर सकें। तो इस रिलैक्सेशन के खोज में जब आदमी निकलता है और वो 18 से 25 वर्ष का होता है, तब उसे यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो मंशियात ड्रग्स होती हैं। अब क्या है कि जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, मैं पर्टिकुलरली झारखंड की बात करूंगा। आप जो नॉर्मल ड्रग्स होते हैं जो आप सरकार बेचती है, सिगरेट हो गया, शराब हो गई, तो वो तो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाती है, लोग उसको पीते हैं। ये सब गेटवे ड्रग्स होते हैं जो अलग ड्रग्स के लिए आपका रास्ता खोलते हैं। तो आज से लगभग 5 से 6 साल से मैं जो देखते आ रहा हूँ, वो धीरे धीरे ब्राउन शुगर उभर के सामने आया, गांजा उभर करके सामने आया, और ऐसा आया कि हर नुक्कड़ पे, हर पान दुकान या अपने सोर्स या अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू इजीली अवेलेबल होने लगा। जब भी बच्चों पे स्ट्रेस आता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो, प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करने का स्ट्रेस हो, और अगर वो नाकाम हो जाते हैं या उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, या वो ऐसा चाहते हैं कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, या अवसाद में चले जाते हैं, तो एक ये सेल्फ ट्रीटमेंट की तरह से उसको लेने लगते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता है कि वो कितनी जल्दी इसके लत में फंस जाएंगे, और एक कंजम्पशन, दो कंजम्पशन, 2-3 बार होने के बाद जो होता है वो पीयर ग्रुप बनता है, दोस्तों का ग्रुप, और उसके बाद वो इसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं और फिर उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ड्रग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कौन कौन से ड्रग जो आसानी से उपलब्ध हैं बाजार में और युवा उसको उपलब्ध हो पाया रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शराब का नाम लूंगा क्योंकि वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। और अगर हम लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ के युवा सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग करते हैं या सिर्फ सैटरडेज और संडेज को, ये गलत है। आप यहाँ के किसी भी बार में जाइए या किसी भी उस तरह पे जाइए जहाँ पे अल्कोहल की लीगल बिक्री होती है, तो जनरली आपको 15 वर्ष से भी ऊपर से लेके 35 वर्ष तक के लोग रेगुलर विजिटर्स होते हैं, और शराबियत जो है एक अलग तरह से उभर के सामने आती है। क्योंकि ये लीगल ड्रग है, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं करता। होता क्या है कि इसके साथ साथ जो नशे की कंजम्पशन है वो बहुत पैसा मांगती है। एक शराब की बोतल 1000-1200। उसके बाद जो नेक्स्ट गेटवे ड्रग होता है वो होता है सिंपल कैनबिस या गांजा, जो यहाँ के आम तौर पे कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। इस पे कभी कर्ब नहीं लगाया जा सकता, तो वो लोग इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के बाद जिस तरह का नशा उन्हें चाहिए होता है, धीरे धीरे गांजा भी उस तरह का नशा नहीं देता है। फिर आता है ब्राउन शुगर का ये इनटेक। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक टाइम पे ऐसा है, अभी हम मेरे पास में हूँ, एक टाइम पे ऐसा है कि 20 से 25 लोग हर हफ्ते, माने मंडे टू सैटरडे 6 डेज में फ्रेश केसेस आते हैं जहां मल्टीपल सब्सटेंस अब्यूज होता है कि लड़का जो है सिगरेट भी पीता है, गांजा भी पीता है, ब्राउन शुगर भी लेता है। तो वो एक पूरा चेन बनता जा रहा है। अब आप उसमें अगर आप गौर करेंगे तो उनके पूरे पीयर ग्रुप शामिल रहते हैं। ये किसी मैदान में सिर्फ रांची से ही नहीं आते, मतलब यहाँ के 26 डिस्ट्रिक्ट्स में से कहीं से भी उठ करके आएंगे। ये बिल्कुल तब आते हैं जब ये किसी न किसी मानसिक विकार, साइकोसिस हो जाना, मूड डिस्टर्बेंस हो जाना, अवसाद चले जाना, तब ये हमारे पास आते हैं। और जो यहाँ के प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे LSD का प्रयोग, आइस, MDMA का प्रयोग, ये गोवा वगैरह जाते हैं, वहाँ से उठा के ले आते हैं। छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक बड़े स्ट्रीटा में नहीं है, ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में इसका इस्तेमाल है। अगर आप आम तौर पे कहें आज के डेट में, तो शराब, गांजा और ब्राउन शुगर सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारी जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, ये कल्चर बड़ा अजीब बदला है। मैं अक्सर चौक चौराहे पर देखता हूँ कि लड़कियां भी सिगरेट पीते हुए, मतलब धूम्रपान करते हुए, या और
अन्य प्रकार के ड्रग्स का उपयोग करती हैं। जी। क्या वजह है सर इस तरह इतना, मतलब जो महिलाएं युवतियां हैं उनका झुकाव ऐसे कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत होती है मिलेनियम से, जब इंटरनेट हमारे प्रयोग में आया। तो जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप को बाहर व्यक्त नहीं कर पाते, उन लोगों ने अपने आप को इंटरनेट की दुनिया में शामिल किया और लगभग एक ऑनलाइन पर्सोना बनते गया। वो जब पहले, चाहे वो कोई भी साइट का इस्तेमाल हो, जहाँ चैट रूम्स वगैरह होते हैं, वो लोग अपने आप को वहां तलाशने लगे और जिस जिस खुशी की उनको वहां तलाश थी, वहां से उनको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स मिले। इन डिसअपॉइंटमेंट्स चूंकि बहुत पर्सनल होते हैं, और आजकल के बच्चों में जितना हम अपने माँ बाप से अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से शेयर कर लेते थे, छोटी से छोटी बात बता देते थे कि भाई ऐसा हुआ, चाहे गलती हुई चाहे कुछ अच्छा काम करके आए, अब वो दूरियां बनती जा रही हैं। आदमी जो जब घर आता है तो मोबाइल पे या लैपटॉप पे चिपक जाता है, रूम बंद कर लेता है, तो उसके बाद जो होता है उनमें अकेलापन, दोस्तों की कमी होना, इसे वो कैसे दूर करे? अगर मान लीजिए उसको अवसाद है या कुछ एंजाइटी है, तो वो कभी मनोचिकित्सक के पास नहीं आते। वो सीधे बाजार से जाकर के बना बनाया जॉइंट्स लेकर के या उस तरह से, क्योंकि उनको कहीं से वो डोपामिन चाहिए जहां से वो खुशी लाए। तो ये खुशी कहाँ से आएगी? ये इनको ड्रग्स देगा। जी जी। एक चीज और अपने आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम ड्रग्स का लगातार उपयोग कर रहे हैं, यूथ जो लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे शारीरिक रूप और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं एक बच्चे की लाइफ में, जो 16 साल से लेकर के 25 साल तक का जो उम्र होता है, जो उसकी लगभग करियर डिफाइन कर देता है कि आगे में वो क्या करेगा। अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उस वक्त इस सब का शिकार बन जाता है, तो उस समय ये जो पर्सनालिटी का जो क्रिस्टलाइजेशन जो हम बोलते हैं 19 वर्ष तक होता है, उसमें विकार पैदा हो जाता है। तो जनरली लोग, यहाँ के लोग एंटी सोशल ट्रेट्स के साथ बड़े होते हैं। उनमें ये सब चोरी चकारी, ये छिनतई, ये सब के जो भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, और उन्हें पैसा भी चाहिए होता है। हर लोग की माली हालत उतनी अच्छी नहीं होती। तो इस तरह के एंटी सोशल ट्रेट्स के साथ वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। उसके साथ साथ जब ये लंबे समय तक किसी भी मंशियात, किसी भी ड्रग का उपयोग करते हैं, तो सबसे कॉमन बीमारी जो होती है वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होती है। द्विध्रुवी विकार बोलते हैं। वो कभी मेनिया में, कभी डिप्रेशन में, इस तरह का एक साइकिल चलता है, उसमें चले जाते हैं। किसी किसी को बिल्कुल गांजा पीने की वजह से ही मोटिवेशन सिंड्रोम से लेके गंभीर अवसाद हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। तो होता क्या है कि ये आप अपने प्रोडक्टिव ईयर्स का इस्तेमाल आप खो गए, और आप करियर पे ध्यान नहीं दे पाए, और आप इसी के इलाज में हो, चाहे इसके लत में हो, ये आपके प्रोडक्टिव ईयर्स उसमें समाप्त हो गए। तो आप जब देखते हैं कि जो बच्चा ये नहीं किया वो उस समय तक काफी आगे बढ़ गया, वो एक अलग सेटबैक होता है। तो ये जो दुख का कारण बन जाता है, गिल्ट का कारण बन जाता है, वो एक विशियस साइकिल बनाता है। वो आपको और सब्सटेंस की तरफ ढकेलता है, कि सब्सटेंस का इलाज भी सब्सटेंस, ये नहीं कि मैं एक्सरसाइज करूं या योगा करूं या कल से नई शुरुआत करूं। उस सब लेने का इलाज भी वही बन जाता है कि दुखी हो तो फिर और ब्राउन शुगर लो, एक बार से काम नहीं चल रहा है तो 20 बार लो। लोगों का एक एक दिन का खर्चा 5-5 हजार तक हो जाता है, जो एक नॉर्मल आदमी को अफोर्ड करने को नहीं है। और ये मानसिक विकार अगर 18 से 25 के वर्ष की उम्र में किसी को भी जब आ जाते हैं, तो उन्हें हमें दवा देनी पड़ती है। किसी मर्ज की दवा अगर उनको चलेगी तो ये अच्छी बात नहीं होती है। उनकी स्मरण शक्ति, अटेंशन स्पैन, किसी भी चीज को ज्यादा समय तक कर पाना, रेस्टलेसनेस, ये सब आ जाता है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए कुछ भी काम करना, चाहे वो 10th की परीक्षा देना हो, 12th हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या कहीं भी। और जब प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये चले जाते हैं, मान लीजिए चले भी गए, तो वहां एक अलग तरह का हिसाब किताब होता है, तो उसके बाद ये दिक्कत हो जाता है। सर एक चीज और जानकारी है, क्योंकि आप रीन पास में हैं, ओपीडी में भी आपके मरीज आते ही रहते हैं। जी जी। तो एक चीज ये जानना चाहेंगे कि ये उम्र क्या है, ये जो उम्र है वो किस उम्र के ये मैं पहली बार प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरे लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने 10 साल के बच्चे से नीचे तो नहीं देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने 10 साल के बच्चे को रेनपास की ओपीडी में लाए गए, 5 लोग ने लाया है उसे, माता पिता के साथ और भी लोग, रिलेटिव्स। 10 साल की उम्र का बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं वो जो सुलेशन वाला जो नशा होता है, ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं, उसको वो शुरू करता है। वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट का रहता है, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूंगा,
वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट का रहता है, कहीं से पीयर ग्रुप में ये नशा आता है, वो सुलेशन उसको बैगिंग बोलते हैं, और बैगिंग करने के साथ साथ वो स्मोकिंग शुरू करता है, और जैसे वो स्मोकिंग शुरू करता है तुरंत कैनबिस गांजा इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके में। एंड एक 10 साल का बच्चा अगर वो लेगा तो उस मानसिक विकार तो उसको 2 दिन में उत्पन्न हो जाएगा, वो साइकोसिस में आता है, पागलपन के स्टेज में आता है, उन्हें इंजेक्शंस दे के शांत किया जाता है। कई हम लोग 10 साल के बच्चे को भर्ती नहीं कर सकते लीगली 18 साल के ऊपर, तो फिर प्राइवेट सेटअप में जा करके वो लोग को रखना पड़ता है, और माँ बाप जितने परेशान होते हैं आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सर एक चीज और बताना चाहेंगे, ये तो सारा सिनेरियो है कि स्थिति बहुत खराब है, बहुत छोटे छोटे उम्र के बच्चे इसमें क्या अगर जिनको लत लग जाए वो उनको छुड़वा सकते हैं क्या हम इस ड्रग्स से? देखिए, ड्रग एडिक्शन जो हम कहते हैं, या सब्सटेंस डिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, एडिक्शन एक बुरा वर्ड होता है इस्तेमाल करना, तो ये जो डिपेंडेंस जो सब्सटेंस है, आप उसमें देखिएगा कि सबसे पहले लोगों को इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। बच्चे जब 5 से 6 साल इस मंशियात ड्रग्स में जब शिकार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आता है कि हम कितने रियलिटी से अलग थे। अगर वो अपने से कभी कभी होता है कि वो एब्स्टिनेंट रहने की कोशिश करते हैं, छोड़ते हैं अपने से, कहते हैं डॉक्टर साहब हम 15 दिन तक छोड़े, लेकिन नहीं हो पाया तो हम फिर से, एक इच्छा शक्ति जग जाए अगर, तो हमारे पास हर बीमारी के लिए सिर्फ केवल कैनबिस को छोड़ के, जिसका कोई लीगल एंटीडोट नहीं है, लेकिन बाकी सबका एंटीडोट है, जिसके चलते अगर वो सेफ कन्फाइनमेंट में हम उन्हें 2-3 महीने तक रखें, उनके साथ ड्रग ट्रीटमेंट दी जाए, माने मेडिसिन दी जाए, उनका थेरेपी हो, काउंसलिंग हो, उन्हें मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी बोलते हैं जो इन पे किया जाता है, तो अगर उनको सपोर्ट मिले, पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, उनकी दुख व्यथाओं को समझा जाए, अंडरलाइंग मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जाए, तो इसका उपाय है। एक ही और अक्सर ये सुनने में आता है कि मनोचिकित्सक के पास जाने पर, दवा शुरू होने पर वो नींद की दवाएं ज़्यादा देते हैं, क्या सोते रहेगा बच्चा तो ज़्यादा मोटिवेट, शायद बीमारियां या उग्रता कम होगी, क्या ये सही है? क्या ये डोज ही ऐसा है दवा का, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी ऐसा है? देखिए, डिफरेंट बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें 2-3 किस्म की बीमारियां ऐसी, जैसे आप डिप्रेशन का बात, जो सबसे बड़ी बीमारी है आज के डेट में, हर 3 लोग में से 1 लोग शिकार हैं। आज से 8 साल पहले ये सवाल पूछते तो हम 4 में से 1 बोलते, अब WHO ने कहा कि 3 में से 1 डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन के शिकार, जो डिप्रेशन होता है उसमें एक सिम्टम होता है नींद का ना आना, तो उनको हम लोग उतना ही नींद का दवा देते हैं जिससे वो अपने नॉर्मल स्लीप साइकिल को मेंटेन करें। होता क्या है कि जब हम लोग दूसरे दवाइयों से उनके अवसाद को ट्रीट कर देते हैं तो धीरे धीरे वो नींद की दवा भी छोड़ देते हैं। ये कहीं से नहीं लिखा गया है, और ये ऑडियंस इस बात को समझे, मैं पूरे झारखंड को बताना चाहता हूँ, देश को बताना चाहता हूँ कि अगर एक साइकेट्रिस्ट के पास आप रेगुलर फॉलोअप पे आए तो आपकी नींद की दवा की लत नहीं लगेगी। और ऐसी कुछ बीमारियां हैं जैसे द्विध्रुवी विकार के बारे में बोला, बाइपोलैरिटी के बारे में बोला, उसका नींद ही इलाज है। अगर कोई उन्माद में है, मेनिया में है, तो जब तक वो अच्छे से सोएगा नहीं, उनका उन्माद जो है वो शांत होगा नहीं। लेकिन ये पीरियड सिर्फ 20 से 25 दिन तक लास्ट करता है, फिर डोज रिड्यूस करके हम लोग उनको पढ़ाई करने का, माने या स्टूडेंट है तो आप अपना काम करें, जॉब करते हैं तो आप अपना जॉब पे जाएं, खाली नहीं रहें। अगर सुबह में ड्राउजीनेस किसी को होता है रात को दवा लेने के बाद, तो उसके लिए भी हमारे पास दवा है जिसको सुबह खा लीजिए तो वो ड्राउजीनेस खत्म हो जाएगा। कॉफी पीने का सलाह देते हैं। तो ये नींद के दवा, अब इतने अच्छी नींद की दवाई आ गई हैं जिनका लत का पोटेंशियल बिल्कुल कम है। तो यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ हर कोई नींद की दवा लिख देता है। बस वही एक जो भ्रम कि है, ये कोई भी आप डॉक्टर के पास जाएं, वो क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हो चाहे नहीं हो, वो कोई एक नॉर्मल फिजिशियन ही हो, एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, जिसको थोड़ा आप एक दवा खाते रहिए, वो होता क्या है कि वो अनचेक्ड चला जाता है। पता चला कि उनको कोई और बीमारी है, एक क्लोनाज़ेपाम भी 0.5 खाने तो खाते चले जा रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने किसी ने बताया नहीं, किसी ने सोचा नहीं, कोई विड्रॉ करने का सोचा नहीं। तो इन जैसे केसेस में होता है, हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। सर ये जो बड़ी समस्या है, अभिभावक बेचारे लाचार, बेबस, असहाय, जो शब्द ये बोले वो बड़ा कम होगा, रोते बिलखते दिखते हैं। आपकी ओपीडी में और आप रोज सामना करते हैं, अभिभावकों की क्या स्थिति होती है सर? वो अंदर से टूट चुके होते हैं जी। वो अभिभावक बहुत खुश मने, जिनके साथ और भी लोगों का सपोर्ट है,
माने सिर्फ मदर फादर को छोड़ करके उनके अगर उनके सपोर्ट में, चाहे वो पड़ोसी से लेके अपने रिश्तेदार तक हों, वो आते हैं साथ में, तो ऐसे लोग ही अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं तो वो पेशेंट को बाहर निकाल करके उनका बिलख बिलख के रोना मैंने बहुत बार देखा है, अनकाउंटेबल बार। अगर आपका 16 साल का बच्चा 10th के एग्ज़ाम में फेल हो गया है, और फेल होने का कारण ही है बिकॉज वो साल भर से कोई ना कोई ड्रग के डिपेंडेंस का शिकार है, तो उन पे क्या बीतेगी, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और किसी भी आदमी को, किसी भी बच्चे को, किसी मनोचिकित्सक, एक भ्रांति है लोगों में कि वो दवाइयाँ हार्ड दवाइयाँ होती हैं, तो हमसे पूछेंगे तो वो नहीं समझ पाते कि वो कितना डिपेंडेंस को ठीक करना कितना बड़ा चैलेंज है। उनके अंदर में ये चल रहा होता है कि आप उनको मेन स्ट्रीम में कैसे आप लेके आए। उनके लिए भी एक चैलेंज है, हमारे लिए भी एक चैलेंज है। और जो बच्चे मान लीजिए बाहर यहाँ से पढ़ने चले जाते हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि एक पेरेंट्स को जाके वहाँ साथ में रहना पड़ता है, कहीं प्रोफेशनल कॉलेज में, बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी जहाँ पे पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, तो उनकी बिल्कुल दिक्कत हो जाती है। और जो अंडर सोशल, जो गरीब तबके से आते हैं या जो उतने संभ्रांत नहीं होते, उनकी माली हालत खत्म हो जाती है। घर का सामान बेच देना, ये कर देना, वो कर देना, गाली गलौज करना। तो वो जो इमोशनल सेटबैक पेरेंट को मिलता है कि अपना ही बेटा 18 साल की उम्र में उनको गंदी गालियां दे रहा है, उन पे मार रहा है इस तरह से, बिकॉज वो सब्सटेंस के नशे में बहुत कुछ करते हैं लोग। इससे डिटेल में नहीं जाएंगे, लंबी बात हो जाएगी। हमारे चूंकि देश विदेश सब लोग हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते हैं, क्या संदेश होगा सर, कैसे इस स्थिति को हम लोग नियंत्रित करें? एक अभिभावक, एक पिता होने के नाते भी आप क्या देना चाहेंगे? प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म, आज के प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ के माध्यम से आपके सामने मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आसपास ऐसा आप होता देखें, किसी बच्चे में कोई व्यावहारिक परिवर्तन देखें, ऐसा देखें कि वो चिड़चिड़ा हो रहा है, अकेले रहना पसंद करता है, क्लासेस नहीं जाता, कोई मेन गोल के बारे में बात नहीं करता, तो हम लोग जो एक बाउंड्री बना के चलते हैं, उस बाउंड्री को अब तोड़ने का वक्त आ गया है। उनके रूम में घुसने का, इंटरनेट पे वो क्या करते हैं, क्या बातें होती हैं, किससे मिलते हैं, नहीं मिलते, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पीयर ग्रुप हमेशा बने रहेंगे। पीयर ग्रुप मतलब एक दोस्त का जो सर्कल होता है, उसके अंदर में फंस के ये नशे का शिकार हो जाते हैं। आपकी मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये संदेश है कि उनके साथ घुले मिले, जाने कि वो किस परेशानी में है, सपोर्ट करें, अपनी इच्छाएं उन पे ना थोपें, वो जो बनना चाहते हैं बनने दें। बिकॉज आप कहीं भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे या इस तरह से रखेंगे और बच्चा अगर उसको पूरा नहीं कर पाएगा, तो आज के डेट में वो नशे का सहारा लेगा, चाहे वो एक मेल हो या एक फीमेल हो, युवक हो या युवती हो, दोनों के चांसेस हैं कि वो बिल्कुल नशे का शिकार हो जाएंगे। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, कैसे हमारे युवा जो देश के भविष्य हैं उनको हम अब इस गिरफ्त से निकाल सकते हैं। कुछ अपनी जिम्मेदारियां अभिभावकों की भी है कि वो अपने बच्चों के साथ घुल मिल करके रहें, बोझ न डालें उन पे और उनके ऊपर प्रेशर राइज नहीं करें पढ़ाई को लेकर के। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें तो हम इन जो समस्या, जो विकट समस्या होती जा रही है, उससे अपने युवा को बता सकते हैं। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।